हेलो गाइस, आज हम देखेंगे एक विलन जिसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7 की। तो आइए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है मुंबई शहर से, जहां पर एक बिल्डिंग में पार्टी चल रही होती है। लेकिन तभी वहां पे अचानक से एक आदमी खिड़की से कूदता हुआ आता है और वो यहाँ पे आकर लड़कियों को मारने लगता है। और उन्हीं लड़कियों में एक होती है आर्मी, जिसे प्ले किया है तारा सुतारिया ने। वो मास्क पहना हुआ आदमी आर्मी को भी मारने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं गणेशन नाम के इंस्पेक्टर को, जो कि लोगों को बता रहा होता है कि एक विलन अभी वापस आ चुका है और वो किसी साइको किलर से कम नहीं है। उसने अभी तक 14 लड़कियों की जान ली है और उनमें आरवी भी एक है। जैसे रावण अपनी कहानी का और दुर्योधन अपनी कहानी का विलन होता है, वैसे ही हर विलन अपनी कहानी का हीरो होता है। फ़र्क बस इतना है कि हीरो की स्टोरी आप सब लोग जानते हैं, लेकिन एक विलन की स्टोरी कोई नहीं जानता। तो आगे हम देखते हैं गौतम मेहरा को, जिसे प्ले किया है अर्जुन कपूर ने। वो यहाँ पर एक शादी में आता है और लोगों को बेरहमी से मारने लगता है। दरअसल आज उसके गर्लफ्रेंड की शादी किसी और से हो रही थी, इसीलिए वो यहाँ पर कई सारे लोगों को मारता है और अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालता है और काफ़ी सारी बार डायलॉग बाजी भी करता है। लेकिन अगले ही दिन हम इन डायलॉग से भरा एक रैप सॉन्ग देखते हैं जिसे आर्मी ने बनाया था, और वो उस सॉन्ग को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड भी कर देती है और वो वायरल भी हो जाता है। और आगे हम देखते हैं कि गौतम ने जो कुछ भी शादी में किया है उससे उससे पिता बहुत ज़्यादा नाराज़ थे और वो उसे वही रैप वाला वीडियो सुनाते हैं जिसे कि आर्मी ने बनाया था। और यहाँ पर गौतम के पिता उसका सारा बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड फ्रीज करवा देते हैं। फिर हम देखते हैं आरवी मल्होत्रा को, जो कि नई नई स्ट्रगलर सिंगर थी, जिसका वो रैप वाला गाना फेमस होने के कारण उसे थोड़ी पॉपुलैरिटी मिली थी। थोड़ी देर के बाद उसके पास गौतम आता है। गौतम आर्मी से बात करने का ट्राई करता है। गौतम चाहता था कि आर्मी सॉरी बोले, पर आरवी सॉरी क्या, वो तो ठीक से बात भी नहीं करती उससे। और फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक सिंगर आती है जिसका नाम होता है कीर्ति। वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है और उसके काफ़ी सारे फैंस भी होते हैं, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि आरवी भी उसकी फ़ैन है। लेकिन कीर्ति यहाँ पर आर्मी को इग्नोर करके गौतम मेहरा के पास चली जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि आर्मी कीर्ति की तरह बहुत बड़ी सिंगर बनना चाहती है और वो कीर्ति की जगह भी लेना चाहती है। लेकिन जब तक कीर्ति है तब तक तो आर्मी का इस पोजीशन में आना नामुमकिन है। इसीलिए गौतम आर्मी से कहता है कि वो कीर्ति की जगह उसे दिला सकता है। तो गौतम उसी रात मास्क पहन के कीर्ति के घर जाता है और उसे डराने धमकाने लग जाता है। यहाँ पर उसे देख के कीर्ति भी बहुत ज़्यादा डर जाती है और फिर थोड़ी देर के बाद गौतम अपने कपड़े बदल कर कीर्ति के पास वापस आता है और उसे संभालने लग जाता है। कीर्ति उसे बताती है कि उसके ऊपर किसी ने अटैक किया और वो आगे गाना नहीं गा सकती, इसीलिए वो कल ही यहाँ से चली जाएगी। मतलब कि अब आरवी के लिए रास्ता साफ हो गया था, क्योंकि कीर्ति तो उस येलो मास्क वाले आदमी से डर के चली गई थी। तो अभी आर्मी के पास मौका है कि अभी वो अच्छी परफॉर्मेंस देख के लोगों के दिल में अपनी जगह बना सके। तो यहाँ पर आरवी एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देती है जिससे कि सभी लोग खुश हो जाते हैं, और ये सब कुछ गौतम की वजह से हो रहा था। आर्मी उसे थैंक यू कहती है और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि आरवी गौतम से प्यार करने लगी है और शायद गौतम भी। तो यहाँ पर आरवी गौतम को अपनी फैमिली के बारे में बताती है कि उसकी माँ नहीं है पर उसके पिता है, जो कि उसे अपनी बेटी नहीं मानती। आरवी गौतम को बताती है कि वो सिंगर बालाकृष्णन की बेटी है और बालाकृष्णन शहर के बहुत बड़े सिंगर हैं, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट कभी नहीं करेंगे। इसीलिए वो एक बड़ी सिंगर बनना चाहती है ताकि उसके पिता उसे एक्सेप्ट कर सके। और जब अगली सुबह होती है तो आरवी देखती है कि गौतम उसके पास नहीं है और वो टीवी पर एक ऐसी न्यूज़ देखती है देखिए उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल आरवी ने जो गौतम को अपनी फैमिली की फ़ोटो बताई थी उसने वो उसी के अकाउंट से सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी, इसीलिए ये बखेड़ा खड़ा हो गया था। पर बालाकृष्णन न्यूज़ पे बता देते हैं कि आरवी उसकी बेटी नहीं है
और आगे हमें पता चलता है कि गौतम ने ये सब कुछ बदला लेने के लिए किया है। दरअसल आर्मी ने उसके लिए एक रैपिडो बनाया था, इसीलिए वो उससे बदला लिया है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद आर्मी बहुत ज़्यादा टूट गई थी, क्योंकि वो गौतम से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी और वो अपने पिता वाली सच्चाई भी बाहर नहीं आने देना चाह रही थी। फिर उसके बाद स्टोरी आती है प्रेजेंट में और पुलिस वाले गौतम को ढूंढ रहे होते, क्योंकि उन्हें लगता है कि गौतम ने ये सब कुछ किया है, इन सब के पीछे उसका ही हाथ है। वो उसके फ्लैट में जाते हैं उसको पकड़ने के लिए, पर गौतम उनका पहले से इंतज़ार कर रहा होता है और वह जैसे ही पुलिस वाले एंटर करते हैं वो एक धमाका कर देता है, जिससे पुलिस वालों को बहुत चोट लगती है और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पर पुलिस स्टेशन में एक आदमी आता है। दरअसल आर्मी के मर्डर के बाद जितने भी सस्पेक्ट थे पुलिस वाले उन सबको बुलाते हैं और उन्हीं में एक था भैरव पुरोहित, क्योंकि वो आर्मी का कैब ड्राइवर था और आर्मी के लास्ट कॉल में भैरव का नाम था, इसीलिए पुलिस वाले उसे पूछताछ करने के लिए बुलाते हैं। जिसके बाद कहानी जाती है 6 महीने पीछे, जहाँ पर हम एक रसिका नाम के लड़के को देख पाते हैं और यहाँ पर रसिका को देखकर भैरव को पहली नज़र वाला प्यार हो जाता है। दरअसल रसिका एक स्टोर में काम करती है और भैरव था एक कैब ड्राइवर। तो रसिका अपना काम के बाद घर जा रही होती है तो भैरव के कैब से घर जाती है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, इसलिए उन दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती है और दोनों के बातों से ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे। इसीलिए अगले दिन से वो दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू कर देते और वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। और फिर कहानी फिर से प्रेजेंट डे में आती है, जहाँ पर पुलिस वालों के पूछने पर भैरव उनको बताता है कि वो एक कैब ड्राइवर है और वो एक जू में काम भी करता है। वो बताता है कि आर्मी उसकी कैब में बैठी ज़रूर थी, पर उसने कुछ नहीं किया है, इसलिए पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं। उसके बाद हमें टीवी में दिखाते हैं कि आशु नाम का एक लड़का, जो कि टीवी में बताता है सबको कि गौतम मेहरा ने ही ये सारी हत्याएं की है, क्योंकि उसके गर्लफ्रेंड को भी गौतम मेहरा ने ही मारा है। फिर जब आशु यहाँ से निकलता है और वो भैरव से मिलता है, जहाँ पर भैरव मास्क पहन के होता है और वो उसे बोलता है कि उसने जो कुछ भी बोला था उसे बोलने के लिए वो उसने लाइव टीवी पर बोल दिया है। क्योंकि ये बताने के बाद भैरव उसे मार देता है और उनके पीछे होता है गौतम मेहरा। जिसके बाद भैरव और गौतम मेहरा में एक तगड़ी फाइट होती है। फिर क्योंकि भैरव ने अपने मुंह पर मास्क लगा के रखा था, इसीलिए ये गौतम उसका मुंह देख नहीं पाता। भैरव वहाँ से बचकर रसिका के पास जाता है और रसिका उसे बोलती है कि उसने क्यों नहीं मारा, जहाँ पर हमें पता चलता है कि रसिका के कहने पर ही भैरव ये काम कर रहा है। फिर प्रेजेंट डे से 3 महीने पहले का सीन हम देखते हैं, जब आरवी पूरी तरह से टूट चुकी थी और यहाँ पर गौतम को भी उससे प्यार होने लगा था, क्योंकि अब वो भी ठीक ढंग से नहीं रह पा रहा था और उसे एहसास होने लगा था कि उसने आरवी के साथ जो कुछ भी किया वो गलत किया। और फिर एक दिन वो एक पार्टी में गया, जहाँ पर जाने के बाद लड़ाई झगड़े में वो बहुत ज़्यादा पीटा और आरवी भी वहीं पे मौजूद थी और गौतम बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया था, इसीलिए आरवी उसे हॉस्पिटल ले गई थी और आर्मी उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। और जब वो एकदम ठीक हो जाता है तो आर्मी उसे छोड़ के चली जाती है, क्योंकि गौतम ने उससे जिस तरह से बदला लिया था वो उसे नहीं करना चाहिए था और गौतम ने उसका दिल भी तोड़ा था, इसीलिए वो चली जाती है। और भैरव भी रसिका से प्यार करने लगा था, वो तो उससे शादी करना चाहता था, उसने तो उसके सपने सजा लिए थे, इसीलिए जो रिंग रसिका को पसंद है उस रिंग को भैरव लेने के लिए चला जाता है। और जब भैरव वापस आ जाता है तो कुछ गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और वो उसकी चीज़ें लेने लगते हैं, लेकिन जब वो उसे उसकी रिंग मांगते हैं तो यहाँ पर भैरव उन लोगों की चटनी बना देता है। और जब वो वापस आता है तो भैरव इस खिड़की से एक नज़ारा देखता है, जिसके कारण उसके पैरों से ज़मीन खिसक जाती। वो देखता है कि रसिका किसी और दूसरे आदमी के साथ थी, वो दूसरा आदमी था उसका बॉस। फिर एक दिन भैरव और रसिका एक कैब में थे, तो रसिका उसे बताती है कि कल रात जो उसके साथ थी वो उसका बॉस था और रसिका ने भैरव को भी अपनी खिड़की में देख लिया था। वो भैरव को अपने बॉस के साथ के अफेयर के बारे में बता देती है और जब वो बता रही होती है तो उसकी आंखों में 1% भी गिल्ट नहीं होता कि उसने भैरव को चीट किया। और वो कहती है कि लव स्टोरीज में ऐसा ही होता है। साथ में वो बाहर एक कपल को झगड़ता हुआ देखते,
यहाँ पर जो लड़का होता है वो लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप था, पर अब उनका ब्रेकअप हो चुका था। पर लड़का अभी भी उससे प्यार करता है और लड़की किसी और को चाहने लगी थी। वो लड़का उस लड़की के पैर पड़ता है, पर वो लड़की फिर भी नहीं मानती, जिसके बाद वो लड़का गुस्से में चाकू निकाल लेता है। यहाँ पर रसिका भैरव से बोलती है कि तुम्हें लड़का गलत लग रहा होगा, पर मुझे लड़की गलत लग रही है। अगर आज तुमने उस लड़की को बचा लिया तो आगे जाकर वो और लड़के को फंसाएगी और आगे जाकर उनका वही हाल करेगी। इतना होने के बाद भैरव गुस्से में अपने कार से बाहर निकलता है और उस लड़के को मार डालता है। तो भैरव का मकसद बन चुका था कि जो भी कोई लड़के को चीट करेगी वो उनको मार डालेगा, या फिर जिनका एक तरफा प्यार रहेगा वो उनको भी मार डालेगा। वो ये सब कुछ रसिका के कहने पर कर रहा था। उसने शहर के कई सारी लड़कियों को मार भी डाला था, और जिस रात आरवी गौतम को छोड़ के जा रही थी उस कैब का ड्राइवर कोई और नहीं, भैरव ही था। भैरव ने रसिका को बेरहमी से मार डाला। अगले दिन जब गणेशन अपने घर होते हैं तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि गणेशन को गौतम पे बिल्कुल भी शक नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि ये काम कोई और कर रहा है। और तभी पीछे से भैरव आ जाता है और वो गणेशन को यहाँ पे बुरी तरह से मार देता है, और मारने से पहले उसे बता देता है कि आरवी जिंदा है। और भैरव जिस जू में काम करता है आरवी को उसने वहीं पर रखा है। लेकिन एक दिन ये सारा नज़ारा एक आदमी अपनी आंखों से देख लेता है। वो आदमी बोलता है कि तुम इस लड़की को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। पर भैरव उस आदमी को ही मार देता है। ये सारा नज़ारा उसका बेटा अपनी आंखों से देख लेता है। भैरव बाहर आ जाता है और पुलिस भी आ चुकी थी, और यहाँ पर गौतम भी आ चुका था। गौतम को ये लग रहा था कि ये सारा काम भैरव ने किया है, लेकिन यहाँ पर वो लड़का पुलिस वालों को बताता है कि इन सारे मर्डर्स के पीछे उसके पिता का हाथ है। उस लड़के ने ये सब कुछ इसीलिए कहा था क्योंकि वो उसके पिता बहुत ज़्यादा जाहिल किस्म के थे, और जो भैरव है वो उसकी बहुत ज़्यादा मदद करता था। लेकिन जब इसके बाद पुलिस छानबीन करती है तो उन्हें आरवी कहीं नहीं मिलती, पर उस आदमी के डीएनए सैंपल्स तो मिल जाते हैं जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया था, और भैरव निर्दोष साबित हो जाता है और भैरव को उसके घर पर भेज देते हैं। यहाँ पर रसिका भैरव को आरवी को मारने के लिए उकसा देती है, इसीलिए भैरव आरवी को मारने के लिए जाता है। वो आरवी को जिस जगह छुपाया था वो उस जगह पहुंच जाता है, और यहाँ भैरव आरवी को मारने वाला था कि आरवी भैरव को मार के उस जगह से किस तरह से बच जाती है, लेकिन उस जगह भागने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए भैरव भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। तब ये एंट्री होती है गौतम की, जिसे पता चल चुका था कि आरवी को कहाँ छुपाया है। जिसके बाद गौतम और भैरव के बीच में एक जोरदार लड़ाई होती है, जिसमें कि गौतम भैरव को बुरी तरह से मारने लगता है और रसिका से रेटिंग भी मांग रहा होता है। लेकिन यहाँ पर गौतम भैरव को बताता है कि कौन रसिका, वो जिस रसिका के बारे में बात कर रहा है वो तो है ही नहीं, वो तो बस तेरे दिमाग में है। और सच में ऐसा ही था, क्योंकि रसिका तो वहाँ पे थी ही नहीं। आगे हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि हमें दिखाया जाता है कि जब भैरव को उसके अफेयर के बारे में पता चला था तो उसने रसिका को बेरहमी से मार डाला था। लेकिन रसिका भैरव के दिमाग में ऐसे बैठ चुकी थी कि उसने उसको साइको किलर बनाया था, और इस बात का एहसास भैरव को भी हो चुका था कि अब रसिका यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पर गौतम भैरव को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि भैरव के चारों खाने चित हो जाता है, और आखिर में भैरव अपने आप को एक शेर के हवाले कर देता है। और फिल्म के आखिर सीन में दिखाया जाता है एक विलन का विलन, मतलब कि रितेश देशमुख, जो कि भैरव से कह रहा होता है कि अब से उसे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि भैरव मरा नहीं है बल्कि ज़िंदा है। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।